आज के इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। मगध साम्राज्य उत्कर्ष की जो प्रक्रिया बिंबिसार से प्रारंभ हुई वह मौर्य सम्राटों के अधीन पूर्णता को प्राप्त हुई। देश में प्रथम बार एक विशाल चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी राजधानी बनने का गौरव पाटलिपुत्र को प्राप्त हुआ। राजनीतिक एकता और सुदृढ़ता के वातावरण में भौतिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। मौर्य शासन व्यवस्था का जनक चंद्रगुप्त था। वह न केवल एक महान विजेता ही था अपितु एक उच्च कोटि का प्रशासक भी था। वह युद्ध के समय जितना स्फूर्तिवान था, शांति काल में उससे कहीं अधिक कर्मठ था। उसके नेतृत्व में भारतवर्ष ने सर्वप्रथम राजनीतिक केंद्रीकरण के दर्शन किए थे तथा चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा को व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया। उसने जिस विस्तृत शासन व्यवस्था की नींव डाली उसके अनेक तत्व यद्यपि ईरानी और यूनानी प्रशासन से ग्रहण किए गए थे तथापि वह पर्याप्त अंशों में अद्भुत एवं मौलिक ही थी। इस शासन व्यवस्था का चरम लक्ष्य प्रत्येक परिस्थिति में जनता का हित करना था। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मैगसनीस की इंडिका से महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख पश्चिमी भारत में मौर्य प्रशासन के अध्ययन के लिए बहुमूल्य सामग्री प्रदान करता है। यहाँ हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर उसकी शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। प्रथम बार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही हम राज्य की सुस्पष्ट परिभाषा पाते हैं, जहाँ वह इसे 7 प्रकृतियों की समष्टि कहता है। इसमें सम्राट की स्थिति कूटस्थनीय होती थी। राजा में ये सभी अधिकार व शक्तियाँ निहित थी। सम्राट अपने देवी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था, फिर भी वह ईश्वर का प्रिय पात्र समझा जाता था। वह सैनिक, न्यायिक, वैधानिक एवं कार्यकारी मामलों में सर्वोच्च अधिकारी था। वह सेना का सबसे बड़ा सेनापति, न्याय का प्रधान न्यायाधीश, कानूनों का निर्माता एवं धर्म प्रवर्तक माना जाता था। शास्त्र तथा राजा के न्याय में विरोध होने पर अंतिम को ही प्रमाण माना जाता था। वह साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता था और इस प्रकार वह प्रशासन का प्रमुख स्रोत था। उनकी दिनचर्या अत्यंत कठोर थी। मैगसनीस हमें बताता है कि वह दिन में नहीं सोता था अपितु निर्णय देने या अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए पूरे दिन राजसभा में बैठा रहता था और प्रजा के प्रतिवेदनों को सुना करता था। इस कार्य में वह किसी प्रकार का अवरोध सहन नहीं कर सकता था। जब उसका शरीर आबनूस के मुकद्दरों यानी एबोनी रूल्स से दबाया जाता था अथवा उसके शरीर के मालिश का समय रहता था, तब भी वह प्रजा की शिकायतों को सुना करता था। अपने बाल झाड़ने तथा संवारने के समय भी उसे जनता के कार्य से छुट्टी नहीं थी। इस समय वह राजदूतों की बात सुनना करता था। इस विषय में कौटिल्य का भी स्पष्ट मत था कि राजा को प्रजा की शिकायतों को सुनने के लिए सदैव सुलभ रहना चाहिए तथा प्रजा से अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। वह स्पष्ट चेतावनी देता है कि जिस राजा का दर्शन प्रजा के लिए दुर्लभ है उसके अधिकारी प्रजा के कामों को अव्यवस्थित कर देते हैं, जिससे राजा या तो प्रजा का कोपोभाजन बनता है या शत्रुओं का शिकार होता है। अतः राजा को सदा उद्योग परायण अर्थात कार्यों में संलग्न रहना चाहिए, उसका व्रत है। सम्राट मुख्यतः राजधानी में रहता तथा विशाल राजप्रासाद में निवास करता था। इस प्रकार कौटिल्य की व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों पर सम्राट का पूर्ण नियंत्रण था। राज्य के सप्तांगों में वह सम्राट को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता था। अमात्य मंत्री तथा मंत्री परिषद सम्राट अपने कार्यों में अमात्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों में से सहायता प्राप्त करता था। अमात्य सचिव एक सामान्य संज्ञा थी जिससे राज्य के सभी प्रमुख पदाधिकारियों का बोध होता था। यूनानी लेखक इन्हें सभासद या निर्धारक कहते हैं। ये सार्वजनिक कार्यों में सम्राट की सहायता करते थे। उनकी संख्या यद्यपि कम थी तथापि भी अत्यंत प्रभावशाली थे। प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन उन्हीं के परामर्श से किया जाता था, परंतु वे सभी मंत्री नहीं होते थे। वह अपने अमात्यों से जो भी सभी प्रकार के आकर्षणों से परा हुआ करते थे मंत्री नियुक्त करता था। ये मंत्री एक छोटी उपसमिति के सदस्य थे जिसे मंत्रिण कहा जाता था। इसमें कुल 3 या 4 सदस्य होते थे। अत्यधिक विषयों में मंत्रिण से परामर्श की जाती थी। संभवतः इसमें युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति, सन्निधाता आदि सम्मिलित थे। मंत्रिण के अतिरिक्त एक नियमित मंत्रिपरिषद भी होती थी जिसकी सदस्य संख्या अवश्य काफ़ी बड़ी होती थी, क्योंकि कौटिल्य के अनुसार बड़ी मंत्रिपरिषद रखना राजा के अपने हित में होता है। इससे उनकी
मंत्र शक्ति बढ़ती है। इस प्रसंग में वह एक सहस्र सदस्यों वाली इंद्र की मंत्रिपरिषद का उल्लेख करता है, जिसके कारण उन्हें सहस्रात कहा जाता था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। मंत्रिण के सदस्यों को 48,000 पर्ण वार्षिक मिलता था। राजा प्राय मंत्रिण तथा मंत्रिपरिषद को ही परामर्श से शासन कार्य करता था। अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद को एक वैधानिक आवश्यकता बताया गया। उसके अनुसार राजत्व केवल सबकी सहायता से ही संभव है, सिर्फ एक पहिया नहीं चल सकती। अतः राजा को सचिवों की नियुक्ति करनी चाहिए और उनसे मंत्रणा लेनी चाहिए। केंद्रीय अधिकारी तंत्र। अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का अत्यंत विस्तृत विवरण हमें मिलता है। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों की प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख हुआ है। मंत्री और पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रतिष्ठा, नायक, कर्मांतिक, व्यावहारिक, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, नागरक, प्रशासक, दोवारिक, अंतवार्षिक, आठविक। इनमें मंत्री तथा पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये दोनों ही विभाग कौटिल्य के अधीन थे। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। इन्हें अध्यक्ष कहा गया, जिनके जिम्मे कोई न कोई सरकारी विभाग होता था। अर्थशास्त्र में विभागीय अध्यक्षों तथा उनके कार्यों की लंबी सूची मिलती है। संभवतः इन अध्यक्षों को ही यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट कहा है। इनमें प्रमुख है पर्ण्याध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सुनाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, आकराध्यक्ष, कोष्ठकाराध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, आयुधागाराध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, विविधताध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, संसाध्यक्ष आदि। मौर्य के केंद्रीय प्रशासन में अध्यक्षों का महत्वपूर्ण स्थान था और इन्हें 1,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य अवश्य ही प्रांतों में विभाजित रहा होगा, परंतु इसके साम्राज्य के प्रांतों की निश्चय हमें ज्ञात नहीं है। इनके पौत्र अशोक या बिलोकोस में निम्नलिखित प्रांतों के नाम ज्ञात होते हैं। उदीच यानी उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंतीरठ यानी इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग इसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्राची इसमें तात्पर्य पूर्वी भारत से इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उपयुक्त प्रांतों में से उत्तरापथ, अवंतीपथ तथा प्राची निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विद्यमान थे। मंडल, जिला तथा नगर प्रशासन। प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे, जिनकी समता हम आधुनिक कमिश्नरियों से स्थापित कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेख प्रतिष्ठा नाम का अधिकारी मंडल का प्रधान होता था। अशोक के लेखों में इसी को प्रादेशिक कहा गया है। वह अपने मंडल के अधीन विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों का निरीक्षण करता था तथा समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता था। मंडल का विभाजन जिलों में हुआ था, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। जिले के नीचे स्थानीय होता था, जिनमें 800 ग्राम थे। स्थानीय के अंतर्गत 2 द्रोणमुख थे, प्रत्येक के 400 गांव होते थे। द्रोणमुख के नीचे खावट्टिक तथा खावट्टिक के अंतर्गत 20 संग्रहण होते थे। प्रत्येक खावट्टिक में 200 ग्राम तथा प्रत्येक संग्रहण में 10 ग्राम थे। इन संस्थाओं के प्रधान न्यायिक, कार्यकारी तथा राजस्व संबंधी अधिकारों को उपयोग करते तथा उयुक्त नामक पदाधिकारी की सहायता से अपना कार्य करते थे। संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप कहा जाता था। मैगसनी जिले के अधिकार को एग्रोनोमी कहता है। वह विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों का उल्लेख करता है जो जिले के विभिन्न विभागों का शासन चलाते थे। मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर प्रशासन के लिए एक सभा होती थी, जिसका प्रमुख नागरक अथवा पूर्व मुख्य कहा जाता था। मैगसिस ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद के 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है, जो अनेक कार्य किया करती थी। ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी होता था। वह ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था तथा वेतनभोगी कर्मचारी नहीं था। अर्थशास्त्र ग्राम वृद्धि परिषद नाम का उल्लेख करता है। इसमें ग्राम के प्रमुख व्यक्ति होते थे जो ग्राम प्रशासन में ग्रामणी की मदद करते थे। राज्य सामंत ग्रामों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। ग्रामणी को ग्राम की भूमि का प्रबंध करने तथा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। न्याय व्यवस्था। मौर्य के एक तंत्रात्मक शासन में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण साम्राज्य में अनेक अदालतें होती थी। न्यायालय मुख्य 2 प्रकार के होते, धर्म तथा कंटक शोधन। यह न्यायालयों का अंतर बहुत स्पष्ट नहीं, फिर भी हमें सामान्यतः दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय कह सकते हैं। इन दोनों में 3 न्यायाधीश एक साथ बैठकर न्याय का कार्य करते थे। विदेशियों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष प्रकार की अदालतें संगठित की गई थी।
इसके अतिरिक्त कैद कोड़े मारना, अंग भंग तथा मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। कारीगरों के अंग क्षति करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। इसी प्रकार का दंड करों की चोरी करने वाले तथा राजकीय धन का घोटाला करने वालों को भी दिया जाता था। गुप्तचर विभाग। चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तृत साम्राज्य की सफलता बहुत कुछ अंशों में कुशल गुप्तचर विभाग पर आधारित थी। यह विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया जिसे महामात्य सर्प कहा जाता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया। इस विभाग में वे व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे जिनके चरित्र की शुद्धता एवं निष्ठा की परीक्षा सब प्रकार से कर ली जाती थी। पूरे साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल सा बिछा हुआ था। वे अनेक प्रकार के छद्मवेशों में भ्रमण किया करते थे तथा दिन प्रतिदिन के कार्यों की सूचना सम्राट को दिया करते थे। भूमि तथा राजस्व। चंद्रगुप्त की सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ वित्तीय आधार पर अवलंबित थी। साम्राज्य के समस्त आर्थिक कार्यकलापों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता था। कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया तथा अधिकाधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था। राजकीय भूमि करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष था जो दासों, कर्मकार तथा बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। उपज का जो 1/6 भाग सिद्धांत ही जो लिया कर के रूप में लिया जाता था। सेना का प्रबंध। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक अत्यंत विशाल सेना थी। इसमें 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा संभवतः 800 रथ थे। सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। सैनिकों को नकद वेतन मिलता था तथा उनके अनुशासन एवं प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सैनिकों का काम केवल युद्ध करना था। शांति काल में वे आनंद व आराम का जीवन बिताते थे। युद्ध संबंधी समस्त सामग्री राज्य की ओर से प्रदान की जाती थी। इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध एक सुदृढ़ था।